Hello student, myself Nafish Aman. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में हम लास्ट क्वेश्चन कराएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का और इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद जो हम शिफ्ट होंगे वो जो हमारा होगा मतलब कंपनी दूसरी बुक। तो कंपनी भी इंपॉर्टेंट है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो पहले हम कवर कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो ये क्वेश्चन पहले हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ पवन लिमिटेड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल। हमने क्या बताया था कि क्वेश्चन जब रीड करेंगे जैसे हमने पढ़ा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के सामने हम देख रहे हैं क्या नोट्स नंबर तो नहीं लिखा हुआ है। अगर नोट्स नंबर लिखा हुआ है तो आपको नोट्स नंबर में देखना है। अब नोट्स नंबर देखने के बाद फिर हम चेक करेंगे क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं है तो आपको एडजस्ट कर देना है। तो क्वेश्चन रीड करने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कहां से हमको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ऑपरेटिंग बना रहे हैं तो ऑपरेटिंग में हम क्या डालते हैं, फाइनेंसिंग बना रहे हैं तो फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग बना रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में। तो क्वेश्चन जब रीड करेंगे तो ए टू जेड सब कुछ पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या नोट्स नंबर में लिखा हुआ है, एडिशनल में क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से तभी ये क्वेश्चन पूरा हो पाएगा और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। न तो एक बार आपने किया फिर दूसरी बार वहीं पे आप चेक कर रहे हो तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर नोट्स नंबर में कुछ नहीं लिखा हुआ है और 2023 में 2,50,000 का था और 2024 में 3 लाख रुपए का। तो यहां पे नोट्स नंबर में कुछ गिवन नहीं है, ना ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन होगा, अगर यहां पे शेयर देखो 2,50,000 से कितना हो गया, 3 लाख हो गया, तो यहां पे शेयर इशू हुआ। अब शेयर जब इशू हुआ तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ लिखा है कि जो शेयर इशू हुआ है वो प्रीमियम पे इशू हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो हम लोग मानेंगे कि ये शेयर जो प्रीमियम पे इशू हुआ है। तो यहां पे 2,50,000 और 3 लाख, फिर यहां पे नोट्स नंबर, रिजर्व एंड सरप्लस और सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि यहां देखो सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है, 2023 में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिख रहा था, 2024 में सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है। तो इसका मतलब यहां पे जो 50,000 रुपए का शेयर इशू हुआ है वो विथ प्रीमियम के साथ इशू हुआ है और प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए। तो ये 50,000 प्लस 10,000 60,000 रुपए हम दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में 175 2,07,000 और नोट्स नंबर लिखा हुआ है। अब नोट्स नंबर लिखा हुआ है तो हम नोट्स नंबर 1 पे आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम की तो बात हो गई। अब रिजर्व एंड सरप्लस में हमें क्या निकालना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये सब कैलकुलेट करना होता है। तो हमको कहां देखना पड़ता है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में 23 में 1,75,000, 24 में 1,97,000, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिया जाता है यहाँ पे। फिर शॉर्ट करंट लायबिलिटी पे आते हैं। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नोट्स नंबर 2, नोट्स नंबर 2 पे हम आए शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओडी है, तो ये हमारा कहा जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर ट्रेड पेबल पे आते हैं। ट्रेड पेबल 31,000 54,000, तो इसका एडजस्टमेंट हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करते हैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे आते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर नोट्स नंबर 3 लिखा हुआ है, तो नोट्स नंबर हम 3 चेक करते हैं। 3 में लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। फिर उसके बाद हम लोग एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स में नॉन करंट एसेट है और नॉन करंट एसेट में पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। पीपीई का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 4 नंबर 270। अब नोट्स नंबर हम 4 पढ़ते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। लैंड था 2023 में 70,000, 2024 में 1,50,000। तो आपको यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा मशीनरी का।
और लैंड का दिया होगा तो आपको लैंड का भी प्रिपेयर करना है। तो यहां पे लैंड का एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं गिवन है, तो लैंड का अकाउंट नहीं बनाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी का 2 लाख 1,20,000, प्लांट एंड मशीनरी का एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां पे प्लांट एंड मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बनाना है। तो प्लांट एंड मशीनरी तभी बनाएंगे जब प्लांट एंड मशीनरी में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड दिया होगा तो आप लोग एक्यूमुलेटेड का अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा क्वेश्चन में और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होगा तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है। अब गुडविल 30 से 50 हो गया, तो 30 से 50 हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ड्यूरिंग द ईयर गुडविल परचेज किया, तो ये हमारा कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 45,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या कुछ गिवन है। अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कुछ गिवन है तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब गिवन होता है तो हम लोग को अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो यहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमारा 50,000 से 45,000 हो गया, तो यहां पे हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ गिवन है नहीं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद करंट एसेट पे आते हैं। करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल का एडजस्टमेंट हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग लास्ट में इसकी जरूरत होती है जब हम लोग तीनों एक्टिविटी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर करना होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो जो वर्किंग नोट है पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं, फिर तीनों एक्टिविटी प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, तो इसको वर्किंग नोट में रखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो सबसे पहले कहां देखना है, रिजर्व एंड सरप्लस पे। ये चीज ध्यान रखना, जो चीज आप निकाल रहे हो उस पे देखना कहां पे, ये चीज ध्यान रखना कि हमको कहां पे देखना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहा है तो हमको देखना है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट्स नंबर लिखा हुआ है तो हम नोट्स नंबर 1 पे आते हैं और हम चेक करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है और सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई जरूरत है नहीं, तो रिजर्व एंड सरप्लस को ही हम लोग प्रॉफिट मानते हैं। तो ये सरप्लस है। 31/3/2023 में 1,75,000 का प्रॉफिट था और 31 मार्च 2024 को 1,97,000 का प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां पे जब दो प्रॉफिट गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 31 मार्च 2023 जो है वो ओपनिंग होगा 24 का, और 24 वाला जो है क्लोजिंग वो 1,97,000 31 मार्च 2024 का, ये हमारा क्लोजिंग होगा। तो सबसे पहले क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रखेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग हमारा कितना दिया हुआ है, 1,97,000, ये देखो 1,97,000 ये रखा, माइनस ओपनिंग कितना है 1,75,000 ये है, 1,75,000, तो ये जो आया 22,000, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर कोई इंटरिम डिविडेंड है वो ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर है वो ऐड करेंगे, अगर कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है तो वो ऐड करेंगे, अगर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है तो वो ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एक्सपेंसेस है तो ऐड और लेस करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ये सब कहां दिखेगा, ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व कहां दिखता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो चेक करते हैं क्या जनरल रिजर्व दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। फिर उसके बाद प्रपोज डिविडेंड कहां दिखेगा, बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इसको भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग इंटरिम डिविडेंड चेक करते हैं, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरिम डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया हुआ है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 2 में लिखा हुआ है कि इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 35,000, तो ये हमारा इंटरेस्ट जो इंटरिम डिविडेंड है इसको हम लोग ऐड करेंगे, इंटरिम डिविडेंड
पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना 35,000। फिर उसके बाद और चेक करते हैं कि इसके अंदर और कुछ तो नहीं है जो हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कहां देखेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट्स नंबर 3 लिखा हुआ है। नोट्स नंबर 3 में प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में हम लोग अगर हम देखें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो नहीं है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दिया हुआ है कुछ भी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हम यहां पे ड्यूरिंग द ईयर लेते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर इसमें कौन सा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ये है। तो एक तो 31 मार्च 2023 में 65,000 था, 31 मार्च 2024 को ये 62,000 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 62,000 लिख लेंगे। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड का 25,000 है, इसको करेक्ट कर लेना। 25,000 इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट जो दिया हुआ है वो 25 दिया हुआ है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना 25,000। अब यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स में 62 और 65, 2023 में 65 था, 2024 में 62 था। तो कौन सा हम यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स लेते हैं, जहां पे जो प्रोविजन फॉर टैक्स आता है वो ड्यूरिंग द ईयर का आता है। तो 2024 वाला यहां पे ड्यूरिंग द ईयर का है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। कितना, 62,000। अब इसमें और चेक करते हैं क्या और कुछ है। इसमें हमने चेक कर लिया प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है, इंटरिम डिविडेंड था वो हमने दिखा दिया। ठीक है, और ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं है। और इसके अंदर ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने दिखा दिया ड्यूरिंग द ईयर का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकम है नहीं, तो इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं और कुछ नहीं है। तो 62,000 प्लस 22,000 कितना हो गया, 84,000 प्लस 25,000, इन तीनों को ऐड किया तो 1,09,000। कितना आया, 1,09,000। हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकला, 1,09,000। अब इसके बाद हम लोग बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसका हम अकाउंट यहां पे बना रहे हैं। तो मशीनरी अकाउंट, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है और ये 1 था। लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का किस साइड आता है, डेबिट साइड। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख रुपए। टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 2 लाख रुपए से। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000, 1,20,000 दिखा देंगे बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी कितना दिया हुआ है, 1,20,000। सबसे पहले मैंने ये दिखा दिया ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। फिर हम लोग अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। अब यहां लिखा हुआ है मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000। मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी, 60,000, और उसको सोल्ड कितने में किया, 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने बताया था अगर मशीनरी की कॉस्ट दी होती है तो हम लोग सेल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मशीनरी की कॉस्ट दी होगी तो हम लोग मशीनरी की कॉस्ट लिखेंगे, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। ठीक है,
और अगर लॉस है तो लॉस को लेस किया, अगर गेन हो तो गेन को ऐड करेंगे, जो आएगा वो सेल वैल्यू आएगा। क्या आएगा? सेल वैल्यू। ठीक। अगर मशीनरी की कॉस्ट नहीं गिवन है, बुक वैल्यू गिवन है, तब यहां पे सेल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मशीनरी की बुक वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू, और कितने में सोल्ड किया है। अब यहां पे तो सोल्ड गिवन है तो क्या पता चलेगा? अब यहां पे सोल्ड हो रहा है 18,000 का, तो यहां पे सोल्ड सेल वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। अगर बुक वैल्यू में हम लोग सेल वैल्यू लेस कर दें तो हमारा जो निकलेगा वो लॉस निकलेगा। कैसे पता? अब बुक वैल्यू माइनस जो भी होगा लॉस निकलेगा या गेन निकलेगा, दोनों आ सकता है। अगर बुक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो अगर हमारे पास वहां पे सेल वैल्यू दी हुई है तो बुक वैल्यू में सेल वैल्यू लेस कर देंगे, जो आएगा लॉस आएगा तो लॉस लिखेंगे, गेन आएगा तो गेन लिखेंगे। अगर मशीनरी की कॉस्ट गिवन है और मशीनरी की कॉस्ट में हम लोग क्या क्या लेस करते हैं सेल वैल्यू निकालने के लिए? मशीनरी की कॉस्ट में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेस करते हैं, अगर लॉस हुआ तो लेस करेंगे, अगर गेन हुआ तो ऐड करेंगे, जो आएगा वो सेल वैल्यू आती है। अगर बुक वैल्यू गिवन है और सेल वैल्यू गिवन है तब हम इसमें क्या निकालेंगे? तब इसमें लॉस और गेन पता चलेगा। तो यहां पे जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन है बुक वैल्यू गिवन है और सेल वैल्यू गिवन है, तो यहां पे लॉस या गेन निकल सकता है। तो लॉस गेन कितना निकला? बुक वैल्यू थी 60,000 और उसको सोल्ड कितने में किया? 18,000 में। तो यहां पे लॉस कितना आया? लॉस जो आया वो 42,000 का आया। कितने का? 42,000। अब ये 42,000 का लॉस जो आया हम लोग मशीनरी अकाउंट में किधर दिखाते हैं? यहां पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो सेल किया 18,000 का वो दिखा देते हैं बाई बैंक, और ये ब्रैकेट में लिख लेंगे सेल। कितने का सेल हुआ? 18,000 रुपए का, ये 18,000 रुपए दिखा दिया। अब इसके बाद जो लॉस हुआ वो दिखा देंगे, लॉस कितने का हुआ? 42,000 बाई लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हुआ? 42,000। क्लियर? अब और कुछ तो डालना नहीं है, हमने सेल वैल्यू दिखा दिया, जो लॉस हुआ वो दिखा दिया। अब हम इसको टोटल करते हैं, और कुछ तो आएगा नहीं। हमने टोटल किया तो ये साइड 2 लाख आ रहा है और ये साइड टोटल किया तो 1,20,000 और 42, 42 प्लस 18 कितना हो गया? 60। 1,20,000 प्लस 60 1,80,000। तो इधर जो आ रहा है 1,80,000 आ रहा है, इधर जो है वो 2 लाख से है। तो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर यहां पे क्रेडिट साइड आ रहा है। तो अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर है और सिर्फ आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हो तो और यहां पे क्या जाता है? तो यहां पे एक चीज और आता है, क्या है? डेप्रीशिएशन। अगर आप मशीनरी अकाउंट सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो और जो बैलेंसिंग फिगर हमने बैंक दिखा दिया, लॉस ऑन सेल दिखा दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया, तो इसके अंदर एक आइटम और आता है जो हम उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन यहां पे जो आता है वो ड्यूरिंग द ईयर का आता है। तो यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर आया डेप्रीशिएशन आया, और ये डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर या करंट ईयर बोल सकते हैं। ठीक है, कितना आया? 20,000। अब ये 2 लाख हो गया। ठीक है, और ये जो डेप्रीशिएशन आया और जो लॉस आया इसको हम लोग कहां दिखाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तब वहां पे नेट प्रॉफिट के बाद इसको हमको दिखाना होता है एडजस्टमेंट में। तो ये 2 चीजें याद रखना, लॉस ऑन सेल हमको दिखाना है और डेप्रीशिएशन दिखाना है। ये कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब हमने क्या क्या बनाया? वर्किंग नोट नंबर 1 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना लिया, और दूसरा मशीनरी अकाउंट बना लिया। तीसरा क्या और कोई अकाउंट्स बनाना है? तो चेक कर लेते हैं। ये वाला समझ में आ गया होगा कि सेल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है तो उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करना। सेल वैल्यू निकालने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर लॉस गिवन है क्वेश्चन में मेंशन है तो लॉस, अगर गेन मेंशन है तो गेन को ऐड करना है सेल वैल्यू। अगर सेल वैल्यू गिवन है, लॉस और गेन पता करना है, तब क्या करेंगे? मशीनरी की कॉस्ट रखो,
एक्यूमुलेटेड लेस करो, लॉस गेन नहीं पता है तो इसको x, अगर लॉस है या गेन है उसको हम मान लेंगे x, और यहां सेल वैल्यू पुटअप कर देंगे तो जो कॉस्ट निकल के आएगी वही हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही हमारा सेल हो जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन याद रखना कि अगर हमको मशीनरी की कॉस्ट दी है तब हम लोग सेल वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर बुक वैल्यू दी हुई है तब हम लोग मशीनरी की सेल वैल्यू कैसे निकालेंगे और गेन और लॉस कैसे निकालेंगे, ये याद रखना है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, कहां पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लेते हैं और कहां पे हम लोग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नहीं लेंगे। अब हम चेक करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ते पहले, यहां लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 और 45,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या यहां पे कुछ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट अ लॉस 20%। अब ये थोड़ा कुछ अलग है। अब यहां पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितना लॉस हुआ, आपको खुद कैलकुलेट करना है कितना लॉस हुआ और कितने का उसने सेल किया है। तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं इसका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं गिवन होता तो हम लोग इसका अकाउंट नहीं बनाते। तो नॉन करंट, वर्किंग नोट नंबर 3 है ये, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो हमने बात बताया था कि अगर जो भी एसेट है उनका ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले डालना है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ये है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 45। 2023 वाला 24 में ओपनिंग बनेगा तो पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस इधर ही आएगा, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस यहां दिखा देते हैं बाई बैलेंस सीडी। कितना दिया हुआ है? 45,000। सबसे पहले हम लोग को यही दिखाना है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। फिर उसके बाद हम लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मतलब यहां पे जो सोल्ड हुआ है 40%, वो ओरिजिनल कॉस्ट का 40%। अब यहां पे ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब स्टार्टिंग में उसका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का था। तो स्टार्टिंग में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसका 50,000 था। तो 50,000 का 40%, 50,000 का 40% उसने सोल्ड किया। 40% ये कितना आया? 40% आया 20,000 रुपए, ठीक है। मतलब 20,000 रुपए ये सेल वैल्यू है, मतलब सेल वैल्यू नहीं, मतलब 40% उसने बेचा और 40% किसका कितना है? 20,000। अब वो जो 20,000 का सेल किया है उस पे, इस अमाउंट पे 20% का लॉस हुआ है। 20% यहां लिखा हुआ है ऑफ इट्स ओरिजिनल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट अ लॉस 20%। अब ये जो 40% का 20,000 आया है, इसको जब सोल्ड किया है तो इस पे 20% का लॉस हुआ है। तो 20% का लॉस कितना हो गया? 20,000 का 20%, 20/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 4,000 का लॉस आया। तो इसका मतलब यहां पे सेल वैल्यू कितनी है? 16,000 और लॉस कितना है? 4,000। तो याद रखना यहां पे सेल वैल्यू कितनी है? 16,000 रुपए। ये 20,000 वाला जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, जब इसको सोल्ड किया तो 4,000 का लॉस आया और सेल वैल्यू कितना? 16,000। तो हम यहां पहले दिखा देंगे बाई बैंक और सेल लिख देंगे, ठीक है। बैंक में कितना डालेंगे? 16,000। लॉस किधर? इधर ही लॉस आता है बाई लॉस ऑन सेल,
लॉस ऑन सेल कितना हुआ, 4,000 रुपए। ठीक है, अब हमने क्या क्या दिखाया, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और ड्यूरिंग द ईयर जो सोल्ड हुआ, जो लॉस हुआ, वो हमने दिखा दिया। अब यहां पे हमने टोटल किया तो क्रेडिट साइड का टोटल जो आया वो 65,000 आया। 16,000 प्लस 4 20,000 प्लस 45,000, ये कितना हो गया, 65,000। अब 65,000 क्रेडिट साइड आ रहा है और डेबिट साइड 50,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड है, डेबिट साइड। और इधर क्या आ सकता है, इधर सिर्फ एक ही चीज आ सकती है, या गेन आ सकता है या परचेज, इससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं, या गेन होगा या परचेज किया होगा। तो यहां पे लॉस आ गया तो गेन आ नहीं सकता, ठीक है, तो लॉस जब आ गया तो गेन यहां आ नहीं सकता, तो एक ही चीज आ सकता है जो कि है वो परचेज। तो परचेज को हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और बैलेंसिंग कैसे आया, ये बैलेंसिंग फिगर से आया, और इसको हम क्या बोलेंगे, परचेज। ठीक है, और कितने अमाउंट से बैलेंसिंग फिगर आया, 15,000 से, और टोटल 65,000। ये हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बनके तैयार। हमें इस क्वेश्चन में तीन ही अकाउंट्स बनाना, दो अकाउंट्स बनाना था और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना था। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमें जरूरत क्या क्या है, एक तो लॉस जो हुआ ये जरूरत है, जो सेल हुआ ये जरूरत है, और जो परचेस हुआ ये जरूरत है। इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, लॉस ऑन सेल को, और जो ये सेल हुआ है इसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, जो परचेज हुआ है ये भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। तो हमने ये तीन चीज बना लिया वर्किंग नोट में, पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरा मशीनरी अकाउंट, तीसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद हम लोग तीनों एक्टिविटी प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम रफ करते हैं। अब फॉर्मेट बना लेते हैं। ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद क्या लिखना होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद क्या लिखना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने निकाला था, वो कितना निकाला था, 1,09,000। वही जो वर्किंग नोट है हम लोग यहां पे रख देंगे 1,09,000। अब इसके बाद क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है, एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आप ये भी लिख सकते हो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या सिर्फ लिख दो एडजस्टमेंट फॉर, जिसको ऐड करना है ऐड में रखो, जिसको लेस करना है लेस करते हैं। अब सबसे पहले यहां हम क्या डालते हैं, डेप्रीशिएशन। अगर लॉस हुआ तो वो डालेंगे, गेन हुआ तो हम लोग लेस करेंगे। तो ऐड में क्या क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग डेप्रीशिएशन चेक करते हैं, कितना डेप्रीशिएशन का आया था। तो मशीनरी पे डेप्रीशिएशन 20,000 आया था,
हम लोग ने निकाला था बैलेंसिंग फिगर से, मशीनरी पे डिप्रीशिएशन कितना आया था 20,000 रुपए। तो वो डिप्रीशिएशन हम लोग यहां पे दिखाएंगे 20,000 रुपए। क्या लिखेंगे? डेप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कितना 20,000 हमने ये दिखा दिया। अब इस मशीनरी पे लॉस हुआ था, यस ठीक है, तो लॉस कितना हुआ था यहां पे 42,000। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये हमने दिखा दिया। कितने का लॉस हुआ था 42,000। अब नॉन करंट, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे लॉस कितना हुआ था 4,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे एक बार अकाउंट हमने बनाया था, क्या था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उस पे 4,000 रुपए का लॉस आया था। तो लॉस भी यहां भी आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का 4,000 रुपए का। और क्या था, हमने लॉस था दिखाया था, वहां पे डेप्रिसिएशन था वो दिखाया था, और लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट। और ये तीन चीज जो दो अकाउंट हमने बनाया था, एक मशीनरी अकाउंट बनाया था और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन था वहां पे बैलेंसिंग फिगर से आया था वो दिखा दिया। मशीनरी मैंने सोल्ड जब किया था तो लॉस आया था 42 का वो दिखा दिया। एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था उस पे लॉस हुआ था 4,000 रुपए का, हमने वो दिखा दिया। और क्या आएगा, अब एक चीज और देख लेते हैं यहां पे, यहां लिखा था शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब इंक्रीज होगा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, और लायबिलिटी जब बढ़ गई तो इसका मतलब ये एक्सपेंस है, कुछ दिन के बाद हमको इसको पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तब हम इसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। अगर इंक्रीज हो रही है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो 2023 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 16,000 से, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया 2024 में 22,000 से, तो 6,000 से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 6,000 रुपए, ये हमने दिखा दिया। और कुछ आएगा? और कुछ तो आएगा नहीं, हमने प्रोविजन भी दिखा दिया, ठीक है। बैंक ओडी ये फाइनेंसिंग में जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने दिखा ही दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम इसका भी हम एक बार फिर से बात करेंगे, कहां पे, जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस तो हो ही गया, ट्रेड रिसीवेबल आगे अभी जरूरत है। इंटेंजिबल एसेट चेक करते हैं, 2023 में इंटेंजिबल एसेट 30,000 का था और 2024 में 50,000। तो यहां पे क्या अमोर्टाइज हुआ? नहीं, यहां पे गुडविल क्या है, इंक्रीज हुआ। और जब गुडविल इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर उसे परचेज किया है। तो गुडविल परचेज जब करेंगे तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसमें हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर अमोर्टाइज होता तो हम लोग दिखाते। तो हमने दिखा दिया, डेप्रिसिएशन दिखा दिया, लॉस ऑन सेल दिखा दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट दिखा दिया, इंक्रीजिंग ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमने ये सब दिखा दिया। अब यहां पे गेन देख ले रहे हैं कि है कि नहीं है। तो यहां पे दो अकाउंट्स मैंने बताया था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और मशीनरी, तो यहां पे गेन हुआ ही नहीं था, ना ही इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ना रेंट रिसीव हो रहा है। अगर होता तो हम लोग लेस करते। तो यहां पे और कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ एक्सपेंसेस है, इनकम नहीं है। तो यही जो आएगा हम इधर दिखा देंगे। तो 22,000 प्लस 42 कितना हो गया 62, 62 प्लस 4 66, 66 प्लस 6 कितना आया 72,000, कितना आया 72,000। और इसको हमने ऐड किया तो ये आया 1,81,000। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग
प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। WC का मतलब हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट। करंट लायबिलिटी पे आते हैं। करंट लायबिलिटी में पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के सामने नोट्स नंबर है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर लिखा हुआ है बैंक ओडी, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहां पे आएगा। जो बैंक ओडी है वो यहां नहीं आता है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया। ट्रेड पेबल की बात करें, ट्रेड पेबल पहले था 54,000, अब हो गया 31,000, तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई। तो पहले एक बार देख लो, अगर करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर करंट एसेट इंक्रीज होता है तो लेस करते हैं। करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हुआ तो लेस करेंगे, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो ऐड करेंगे। तो याद रखना, तो यहां पे जो ट्रेड पेबल है वो क्या है, करंट लायबिलिटी है। 54 था 2023 में, 2023 में 54,000 था, 2024 में ये 31,000, तो करंट लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और जब करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितने से डिक्रीज हुआ, 54 से 31, 23 से 23,000 से डिक्रीज हुआ, इसको माइनस में रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट्स नंबर है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमने देखा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये सब यहां आता ही नहीं है, ठीक है। फिर हम करंट एसेट पे आते हैं। करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल है। अब ट्रेड रिसीवेबल 2023 में 2023 में 2,19,000 का था, 2024 में 2,67,000, तो यहां पे करंट एसेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और अगर करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो लेस इंक्रीज इन, क्या नाम है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितने से, ट्रेड रिसीवेबल कितने से इंक्रीज हुआ, 2,19,000 से 2,67,000, 267 219, $48,000 कितने से इंक्रीज हुआ, 48,000 से इंक्रीज हुआ। तो 48,000 हम लिख लेंगे यहां पे। और तो कुछ है नहीं इसमें, इसको हम टोटल किए, 48,000 प्लस 23,000, टोटल कितना हो गया, 71,000। और ये 71,000 हम लोग, ये माइनस में दोनों है तो हम यहां पे माइनस में दिखाते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे और लेस करेंगे। यहां पे इसको क्या करना है, 181 पॉजिटिव में, 71 माइनस में, तो कितना बचा, 1,10,000। और इसको हम क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ गया। अब इसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकम होता है तो हम लोग एडजस्ट करते हैं, ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं। उसके बाद हम इसको इनकम टैक्स अगर दिया हुआ है तो इसको हम लेस करेंगे। तो इनकम टैक्स कहां पे मिलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स में। इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन है नहीं तो अकाउंट्स बनाया नहीं होगा इसमें, तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहीं पे पता चल जाएगा कितना टैक्स पेड होगा यहाँ पे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 2023 में 65,000 था, 2024 में 62,000, तो यहां पे जो टैक्स पे होगा वो सबसे पहले 65,000, तो 65,000 को यहां पे पेमेंट करेंगे। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड
कौन सा? 2023 प्रीवियस ईयर का, ठीक है। कितना अमाउंट है? 65,000। इसको मैंने लेस किया तो ये जो आया 1,10,000 माइनस का 65,000, तो कितना आया? 45,000। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद हमको क्या करना है? अब यहां हम लोग को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है। इसके बाद ये हमने बना लिया। अब बी क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? एसेट सोल्ड, एसेट परचेज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज, ठीक है। ये सब हमारा इन्वेस्टिंग। अगर रिसीव हो रहा है तो वो यहां दिखाएंगे, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब कहां आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो हम दो अकाउंट्स वहां पे बनाए थे, मशीनरी अकाउंट। तो हमने बताया था कि मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले मशीनरी सेल हुई थी 18,000, वो दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था तो वहां पे 18,000 का मशीनरी सोल्ड हुआ था, तो वो पहले दिखाएंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, कितने का सेल किया था? 18,000। ये वर्किंग नोट में है, चेक कर सकते हो कितने का? 18,000। फिर उसके बाद मशीनरी में सिर्फ सेल हुआ था, क्या परचेज भी हुआ था? एक बार चेक कर लो, क्या मशीनरी परचेज भी हुई थी? मशीनरी परचेज नहीं हुई थी, सिर्फ क्या हुई थी? सेल हुई थी। मशीनरी हो गई। अब हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट चेक करो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ क्या हुई थी? सेल हुई थी। और कितने का सेल हुआ था? 16,000। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी वर्किंग नोट नंबर में है, ये भी देख सकते हो आप। कितने का सोल्ड हुआ था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? 16,000 से। तो 16,000 से हमने ये दिखा दिया, ठीक है। अब वर्किंग नोट में यही दो चीज आया था। अब एक चीज और था, देख लो, परचेज हुआ था क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल हुआ था। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो 15,000 से आया था वो परचेज आया था। तो हम लोग लिख रहे हैं परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने का परचेज किया था? 15,000। तो यहां पे हम लोग माइनस में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे पैसा क्या हो रहा है? जा रहा हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो जो पैसा आएगा उसको पॉजिटिव साइड में रखेंगे, जहां से पैसा आएगा। तो आपके बिजनेस में या कंपनी में या फर्म में अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव साइड में रखना है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसको माइनस साइड में रखना है। तो यहां परचेज किया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का? 15,000 से। तो 15,000 रुपए हम लोग माइनस में दिखाएंगे। और क्या यहां पे आएगा? अब यहां एक लैंड था, लैंड का तो हम लोगों ने अकाउंट बनाया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ गिवन ही नहीं था, तो यहां पे अकाउंट्स बनाने की जरूरत थी ही नहीं। तो 2023 में लैंड था 70,000 से, 2024 में लैंड हो गया 1,50,000। तो अगर लैंड 70 से 150 हो गया तो इसका मतलब उसने क्या किया है? लैंड को परचेज किया है, तभी 70 से कितना हो गया? 1,50,000। तो 80,000 से लैंड परचेज किया है। तो परचेज ऑफ लैंड कितना? 80,000। और ये 80,000 किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। हमने लैंड दिखा दिया, मशीनरी दिखा दिया,
ठीक है। और क्या यहां पे कुछ आएगा देख लेते हैं। गुडविल आएगा, गुडविल देख लो पहले 30,000 था 2023 में, 24 में ये कितना हो गया 50,000। तो यहां पे परचेज हुआ गुडविल, तो ये हम दिखाएंगे परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल कितने से परचेज किया 20,000 से, 30 से कितना हुआ 50,000, तो 20,000 से गुडविल परचेज किया, ये भी हमारा माइनस साइन में रहेगा। और क्या आएगा तो यही इतने आइटम आएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे 20,000 प्लस 80 कितना हो गया 1 लाख, 1,15,000, 1,15,000 में हम लोग लेस करते हैं कितना कितना 1,15,000, 1,15,000 माइनस 34 81,000, तो किस में आएगा माइनस का 1,15,000 है देखो, ठीक है। ये माइनस का इन तीनों को ऐड किया, इसको इसको इसको, ये माइनस का आया 1,15,000 और प्लस का 18 प्लस 16 कितना आया 34,000, ये किस में आया प्लस में आया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, कितना आएगा 81,000, ठीक है। तो यहां पे 81,000 हम लोग लिखेंगे किसमें माइनस में, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी नंबर ये हो गया, इसको क्लोज कर दे रहे हैं। अब सी नंबर पे आते हैं, सी क्या लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखना है, तो ये याद रखना है अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो देखना होता है वो शेयर कैपिटल, फिर बोरोइंग। तो यहां पे तो बोरोइंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग है नहीं, तो आपको देखने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 2023 में कितने का था 2,50,000, अब शेयर कैपिटल कितने से हो गया 2024 में 3 लाख। तो यहां पे क्या हुआ ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू हुआ तभी 3 लाख रुपए से हो गया, मतलब 50,000 रुपए से इंक्रीज हुआ, 2,50,000 से कितना हो गया 3 लाख, तो 50,000 रुपए से शेयर क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब यही है कि ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपए का शेयर इशू हुआ है तभी ये 3 लाख रुपए से हो गया है। अब इसको देखने के बाद हमको तुरंत कहां देखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखना है, नोट्स नंबर है नहीं तो नोट्स नंबर देखने की जरूरत है नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में यह देखना है कि यहां पे क्या प्रीमियम जो इशू हुआ है वो क्या जो शेयर इशू हुआ है वो प्रीमियम पे इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है तो यहां पे एक जगह और दिखता है जहां पे रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम देखो यहां पे 2023 में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिख रहा था, 2024 में सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर जो नंबर ऑफ शेयर इशू हुआ है 50,000 रुपए का वो प्रीमियम पे इशू हुआ है, क्योंकि 2023 में ये प्रीमियम नहीं दिख रहा था, 2024 में वो प्रीमियम आ गया। तो ये जो 50,000 रुपए का शेयर इशू हुआ है ये प्रीमियम के साथ इशू हुआ है। तो इसको हम दिखाएंगे, तो जब शेयर दिखाएंगे जब प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर तो 50,000 प्लस ये वाला 10,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का यहां पे दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, कितना कितना 50,000
जो 250 से 3 लाख हुआ 50,000 का वो, और 10,000 रुपए ये प्रीमियम का जो 2023 में नहीं था 2024 में आ गया, तो इंक्रीज हो गया। पहले नहीं दिख रहा था प्रीमियम, अब दिख रहा है, तो इसका मतलब जब शेयर इश्यू किया है तो वो प्रीमियम के साथ किया है, इसीलिए वो प्रीमियम अकाउंट में आ गया 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए ये दिखाएंगे, टोटल 60,000 रुपए यहां आया, ये हमने दिखा दिया। रिजर्व एंड सरप्लस से क्या यहां पे कुछ आता है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी में क्या, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो दिया हुआ इस यहां कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि बैंक ओडी और सीसी है। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 2023 में 15,000 से था, 2024 में 20,000 रुपए का, मतलब यहां पे ओवरड्राफ्ट बढ़ा है। कितने अमाउंट से बढ़ा है, 5,000 रुपए से। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर उसने पैसा और निकाला है, तभी उसका ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ है। तो पैसा यहां पे आया है 5,000 रुपए, तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, या प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओडी, या इंक्रीज लिख लेते हैं, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितने से, 5,000 रुपए से। हमने ये दिखा दिया क्योंकि पैसा यहां पे आ रहा है ना, तो पॉजिटिव साइड में। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल तो दिखाना नहीं है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे तो आता नहीं है। प्रपोज डिविडेंड आता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर उसके बाद लैंड मशीनरी, यहाँ तो कुछ आता नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है, तो क्या इंटरिम डिविडेंड यहां पे आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है। तो इंटरिम डिविडेंड 25,000 रुपए का, तो वो दिखाएंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना पे कर रहा है, 25,000 रुपए। ठीक है, क्या क्या मैंने दिखाया, हमने दिखाया प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर 60,000 का, और बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 रुपए से इंक्रीज हुआ ये दिखाया, और 25,000 रुपए का इंटरिम डिविडेंड पे किया। तो और कुछ तो यहाँ पे है नहीं जो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि बोरोइंग होता तो हम लोग बोरोइंग को दिखाते, तो बोरोइंग भी नहीं है। तो हमने सब कुछ चेक कर लिया कि और कुछ यहाँ पे अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। प्लस में 65 है, माइनस में 25 है। प्लस में 65 माइनस में 25, तो पॉजिटिव में आएगा 40,000, और ये 40,000 हम लोग यहां दिखा देंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब हमने तीनों एक्टिविटी प्रिपेयर कर लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना लिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना लिया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना लिया। अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, अब इन तीनों को हम लोगों को ऐड करना है, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को अगर हम लोग सम कर रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव साइन में आया तो इंक्रीज लिखना है, अगर नेगेटिव साइन में आया तो डिक्रीज लिखना है। तो हम सबसे पहले इन तीनों को ऐड करते हैं यहां पे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 45,000 आया था, ये वाला हमने लिया, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ये आया था, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ये आया था। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लेते, ये माइनस में आया था, तो ये 40,000 पॉजिटिव में आया था, ये पॉजिटिव पॉजिटिव 85,000 पॉजिटिव में आया था, और माइनस का 81,000। ठीक है, हमने 45,000 ऑपरेटिंग से आया वो ऐड किया, पॉजिटिव में आया था, और पॉजिटिव में 40,000 आया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 85,000। ठीक है, और 85,000 आया, और माइनस में कितना है, 81,000, कितना, 81,000। तो यहां पे जो आएगा
पॉजिटिव में आएगा तो कितना आया, नेट इंक्रीज, क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड किया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये कितना आया, पॉजिटिव में 85 था, निगेटिव में 81 था, ठीक है। ये तो कितने का डिफरेंस आया, 4000 रुपए का। अब ये 4000 किस में, पॉजिटिव में है, तो 4000 हमने दिखा दिया पॉजिटिव में, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, अब ये जो आया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आया है, अब इसमें हम लोग को क्या ऐड करना होता है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको यहां पे ऐड करना होगा। अगर इसको ऐड करते हैं तो जो ऐड करने पर आएगा, अगर वो क्लोजिंग के इक्वल है तो आपका तीनों एक्टिविटी आपने जो बनाया है कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो आपका एकदम करेक्ट है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ऐड करते हैं इसके अंदर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, अब यहां पे 6000 रुपए है, ठीक है। करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 6000 रुपए, ठीक, कितना है 6000। और तो कुछ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, ट्रेड रिसीवेबल तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सिर्फ एक ही है, ये 6000 रुपए। तो ओपनिंग कौन सा है, 2023 वाला, तो 2023 वाला यहां पे हम लोग 6000 ऐड कर दिए। अब इसको जब ऐड किए तो ये हमारा अगर क्लोजिंग के बराबर आ गया तो हमारा सही है। तो हम चेक करते हैं क्या क्लोजिंग में भी आया है, देखो बिल्कुल 10,000 रुपए जो आया है वो क्लोजिंग में 10,000 आया है। तो हमारा ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने जो बनाया वो एकदम करेक्ट है। तो हमारा 10,000 ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये हमारा आ गया। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल जिसमें तीनों एक्टिविटी था, हमने अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन भी किया है, कैसे आपको क्वेश्चन करना है और कहां से स्टार्ट करना है। अगर आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हो तो आप लोग सबसे पहले क्या निकालना होता है, तो ये चीज मैंने बताया कि कैसे स्टार्ट करना है। बहुत लोगों को तो यही नहीं समझ में आता है कि हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले चाहिए क्या। तो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो हमको चाहिए क्या सबसे पहले। तो अगर जो चाहिए वो चीज आप देख रहे हो तो ये क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, ना तो ही टाइम टेकिंग होगा। तो यहां पे जैसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर। अब नेट प्रॉफिट बिफोर कहां मिलता है, रिजर्व एंड सरप्लस चेक करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स नंबर दिया हुआ है तो हम लोग यहां देखेंगे। अगर नोट्स नंबर देखा, अगर प्रॉफिट मिला ये कर लिया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट में और क्या एडजस्ट करना होता है, जैसे प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड प्रीवियस ड्यूरिंग द ईयर का, और प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर का, ट्रांसफर टू रिजर्व, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, ये सब हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना होता है। अब एडजस्टमेंट किसका करना होता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे तो इनको ऐड करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा तो इसको हम लेस करेंगे। इनको ऐड करने के बाद, लेस करने के बाद जो भी आए उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट करंट लायबिलिटी चेक करते हैं। करंट एसेट करंट लायबिलिटी कहां देखेंगे, तुरंत करंट लायबिलिटी और करंट एसेट पे देखना है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि हम जो चीज कर रहे हैं उसको देखना वहां पे कहां पे है हम लोगों को। तो जैसे जो चीज आप कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटिंग बना रहे हैं तो ऑपरेटिंग में हमको देखना कहां है, इन्वेस्टिंग बना रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में आप कहां पे मिलेगा वो चीज जो हमको इन्वेस्टिंग में डालना है। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं लेगा। तो हमारा आज की क्लास
जो ये हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया है, ये पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर आज क्लियर भी हो गया है, मतलब कंप्लीट भी हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दूसरी बुक से होगा, वो हमारा जो होगा वो है कंपनी। ठीक है, तो कंपनी का कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो फाइनली हम लोग ये चैप्टर कवर कर लिए। तो अगर आप लोग को फिर से ये वीडियो देखनी है तो फिर से आप लोग आप देख सकते हैं और आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इससे डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना और फ्रेंड में शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।